नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों के द्वारा ई-शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है और ये जो वीडियो है वो सीधे तौर पर उन शिक्षकों के लिए है जो फर्जी हाजिरी बनाकर या मार्क ऑन ड्यूटी करके विद्यालय से गायब हो जाते हैं या अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। तो शिक्षा विभाग की ओर से एक नया दिशा निर्देश अभी जारी किया गया है, जिसमें टोटल 15 बिंदु है। आज एक-एक बिंदु को हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। यहाँ पर है कि ई-शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर नया गाइडलाइन हुआ जारी। आप देख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट है कि विद्यालय परिसर से ही उपस्थिति निर्माण करना होगा। दरअसल ई-शिक्षा कोष पर जो सिस्टम लागू किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप विद्यालय परिसर से 500 मीटर के दायरे तक अपना उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जो नया दिशा निर्देश जारी किया गया है उसके मुताबिक अब आपको विद्यालय परिसर में ही रहना होगा और जब आप अटेंडेंस दर्ज करेंगे तो आपके पीछे विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। अगर नाम अंकित नहीं है तो हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट है वो आपसे स्पष्टीकरण पूछ सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, तकनीकी समस्या की स्थिति में ऑफलाइन मोड का उपयोग करें। दरअसल क्या होता है कि शिक्षक समय पर विद्यालय तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी-कभार टेक्निकल इश्यू की वजह से उनका अटेंडेंस नहीं बनते रहता है, जिसके कारण अटेंडेंस बनाने में विलम्ब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो हम अपना नेट सबसे पहले बंद करेंगे और ऐप को पूरी तरह से बैक आ जाएँगे। और जो बैकग्राउंड में भी जो ऐप चलेगा ई-शिक्षा को, इसको भी रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। फिर नए तरीके से हमको ऐप को खोलना है और नेट बंद की स्थिति में ही अटेंडेंस बनाएँगे तो अटेंडेंस बन जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है कि ऑफ़लाइन उपस्थिति के बाद इंटरनेट चालू करना अनिवार्य होगा। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम नेट ऑफ़ करके अटेंडेंस तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन उसके ठीक तुरंत बाद अगर हम इंटरनेट ऑन नहीं करते हैं, तो जो हम फ़ोटो अपलोड किए हैं, वो सर्वर में लोड नहीं हो पाता है और यहाँ पर आपको नोट सिंक्ड शो होने लगता है फ़ोटो वाले कॉलम में। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप नेट बंद करके अटेंडेंस बनाएँगे, तो नेट उसके तुरंत ठीक बाद आप नेट को फिर ऑन कर देंगे। चौथा पॉइंट है कि बिना फ़ोटो वाली उपस्थिति मान्य नहीं मानी जाएगी। अगर आप नेट ऑफ़ करके अटेंडेंस बना लिए और ठीक कुछ सेकंड के बाद अगर इंटरनेट ऑन नहीं होता है, तो आपका फ़ोटो लोड नहीं होगा। भले ही आप अटेंडेंस समय से विद्यालय गए और बना लिए, लेकिन फ़ोटो अगर अपलोड नहीं होता है, तो आपकी जो उपस्थिति है वो मान्य नहीं मानी जाएगी, भले ही आप रजिस्टर में अटेंडेंस क्यों ना बनाए हो। पाँचवाँ यहाँ पर पॉइंट है कि तकनीकी अथवा व्यक्तिगत समस्या होने पर उसी दिन सूचना देना अनिवार्य होगा। अगर मान लेते हैं नेट ऑन ऑफ करके हम देख लिए या सारा कुछ करके देख लिए, फिर भी हमारा अटेंडेंस नहीं बन रहा है। अमूमन ऐसा तब देखा गया है कि जब हम ई-शिक्षा कोर्स को अपडेट करते हैं, जब अपडेट आती है और अपडेट करते हैं, तो उसी दिन या उसके अगले दिन हमको मास्टर डाटा डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत होता है और ये समस्या आती है। तो इस तरह का अगर कोई समस्या आती है आपको, तो उसका या तो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। सेम डे सूचना नहीं देने पर अनुपस्थित माना जाएगा। छठा पॉइंट है कि अगर आपको जिस दिन प्रॉब्लम हुई, उसी दिन अगर विभाग को आप जानकारी नहीं देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर आप रजिस्टर में अटेंडेंस बना लेते हैं, फिर भी आप अनुपस्थित ही कहलाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि यदि शिक्षक द्वारा उसी दिन कार्यालय को ईमेल के माध्यम से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो भले ही शिक्षक द्वारा ऑफ़लाइन उपस्थिति बनाई गई हो, उसे नहीं माना जाएगा एवं संबंधित शिक्षक अनुपस्थित माने जाएँगे, अतः इससे संबंधित प्राथमिकता प्रदान की जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है और सॉल्व नहीं हो पाता है, तो इसकी सूचना हमको उसी दिन, जिस दिन आपको ये समस्या आई है, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल इन एवं स्कूल आउट समय का अनुपालन सुनिश्चित करें। कहने का यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि विद्यालय खुलने का जो समय है और बंद होने का, तो समय से आप विद्यालय जाएँगे, अटेंडेंस बनाएँगे और जब विद्यालय बंद होने का समय होगा, तो टाइम से ही अटेंडेंस आउट करेंगे। यहाँ 8वाँ पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा गया है कि लगातार विलंब की स्थिति में अवकाश कटौती। कहने का ये मतलब है कि अगर आप महीने में 3 दिन विद्यालय का जो समय है निर्धारित, उससे लेट पहुँचते हैं विद्यालय, तो आपको 3 दिन अगर लेट जाते हैं तो 1 सीएल आपका कट जाएगा। कहने का ये मतलब है कि
3 दिन लगातार अगर आप लेट गए तो 1 सीएल कटेगा, 6 दिन लेट जाएँगे तो 2 सीएल कटेगा। इसीलिए कोशिश करिए कि हम समय पर ही विद्यालय पहुँचे। यहाँ पर तो विलंब का ज़िक्र है, लेकिन कितना विलंब ये नहीं बताया गया है। आप मैक्सिमम 15 मिनट विलंब जा सकते हैं। अगर साढ़े 6 बजे से टाइम है तो 6:45 तक आपका अटेंडेंस बन जाना चाहिए। अगर अम, अभी तो मॉर्निंग है, डे की बात करें तो 9:30 से विद्यालय खुलती है, तो 9:45 या इससे पहले आपका अटेंडेंस बन जाना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट है, मार्क ऑन ड्यूटी का दुरुपयोग पूर्णतः अस्वीकार्य है। अभी ही सुपौल जिला का एक मामला था जहाँ पर एक शिक्षिका उत्तर प्रदेश से हाजिरी दर्ज कर रही थी और जब जाँच किया गया तो मार्क ऑन ड्यूटी बनाई थी, लेकिन सब कुछ पता चल गया, बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो शिक्षक करते हैं मार्क ऑन ड्यूटी का, बिना बिना मतलब के जो भी पर्सनल काम होता है, उसमें भी मार्क ऑन ड्यूटी लगाएँगे और विद्यालय से गायब रहते हैं। तो जब भी आप मार्क ऑन ड्यूटी लगाते हैं तो सारा डिटेल ई शिक्षा कोश के सर्वर में अपलोड रहता है। विभाग जब चाहेगा उसे देख सकता है और अगर आप दोषी हैं तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है और कई शिक्षकों पर कार्रवाई हुआ है, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पर इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है कि यह सभी शिक्षकों को ज्ञात है कि इस शिक्षा को सेट में उपस्थिति निर्माण के समय दूरी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। इसके बावजूद यह पाया गया है कि कुछ शिक्षक अत्यधिक दूरी से मार्क ऑन ड्यूटी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आप गलत तरीके से मार्क ऑन ड्यूटी लगाते हैं या कोई कंप्लेन कर दिया विभाग को, तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है, आपका निलंबन भी हो सकता है। कई शिक्षक के साथ ऐसा अब तक हो चुका है। 10 नंबर पॉइंट है कि प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कार्यस्थल से ही उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, मार्क ऑन ड्यूटी जो बनाया गया है, वो बनाया गया है जैसे कि चुनाव कार्य है, तो उसमें ट्रेनिंग होता है, फिर ड्यूटी लगती है, तो उसके लिए बनाया गया है। या फिर अभी जनगणना का कार्य है, तो उसमें भी ट्रेनिंग था 3 दिन का और लगभग 1 महीने का समय दिया गया है भवन गणना करने के लिए और उसे एप्लीकेशन पर अपलोड करने के लिए सारे डेटा को, तो उसमें आपको मार्क ऑन ड्यूटी बनाना है। अब मार्क ऑन ड्यूटी जो बनेगा तो उसका एक निश्चित दूरी होगा, मैक्सिमम 20 से 25 किलोमीटर। अब कोई 200 किलोमीटर से मार्क ऑन ड्यूटी बनाए और ये कहे कि हम सेंसस कार्य में लगे हुए थे, तो सामने वालों के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो भी जनगणना कार्य होता है तो विद्यालय के अगल-बगल में या जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, उसके 5-7 किलोमीटर के रेडियस में ही होता है। और जब आप मार्क ऑन ड्यूटी बनाएँगे, मान लीजिए आप जनगणना कार्य के लिए गए हैं, तो जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी है जनगणना कार्य में, तो वहीं से आपको बनाना है, यानी आपके पीछे में वो चीज़ का फ़ोटो आना चाहिए, कुछ लोग होना चाहिए, घर दिखना चाहिए। ट्रेनिंग में है, तो ट्रेनिंग जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो पीछे ऐसा जब अटेंडेंस बनाएँगे, तो ऐसा लगना चाहिए कि हम ट्रेनिंग सेंटर में हैं और उसके आपके पीछे वो नाम लिखा होना चाहिए आपके ट्रेनिंग सेंटर का। अन्यथा की स्थिति में आपकी जो उपस्थिति है, वो अमान्य मानी जाएगी। यहाँ पर है 11 नंबर पॉइंट कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की ज़िम्मेदारी। प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं की उपस्थिति तथा विद्यालय के सभी शिक्षकों की उपस्थिति सही प्रक्रिया एवं निर्धारित समयानुसार दर्ज हो रही हो। साथ ही वे नियमित रूप से इसकी निगरानी एवं सत्यापन करेंगे। सारी जवाबदेही सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक की होगी कि जितने भी शिक्षक हैं और स्वयं समय से विद्यालय आए और अपना उपस्थिति दर्ज करें। अगर इसमें कहीं समस्या आती है तो दोनों की जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं तो उसको इनडायरेक्टली अप्रूवल करते हैं जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं वो। इसीलिए जब कोई चीज़ होगा तो उसके ज़िम्मेदार शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों होंगे। 12 नंबर पॉइंट आप देखिए और इसको ज़रा समझिए। फर्जी फ़ोटो से हाज़िरी दर्ज करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। अब ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई बार होता क्या है कि शिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं और अपने साथी के व्हाट्सएप पर अपना पुराना फ़ोटो भेज देते हैं। जब उनका जो अटेंडेंस लेने के समय कैमरा खुलता है, तो लाइव फ़ोटो की जगह स्क्रीन से ही फ़ोटो कैप्चर कर देते हैं। आपका स्क्रीन कितनों भी बढ़िया क्यों ना हो, आप कितनों भी प्रोफ़ेशनल तरीके से फ़ोटो क्यों ना ले लें, लेकिन जब आपका पूरे महीना का डाटा एक बार देखा जाएगा, तो वो फ़ोटो ऑलरेडी सबसे अलग दिखने लगता है और आप पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्जी फ़ोटो डाल के अटेंडेंस बनाते हैं, तो ये आएगा भ्रष्टाचार की श्रेणी में कि हम गलत दस्तावेज़ अपलोड करके वेतन उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम ज़ूम कर रहे हैं, यहाँ पर ये बीएनएस की कुछ धाराएँ हैं, इसके तहत आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसे बीएनएस की धारा 318 है, जो धोखाधड़ी का केस बनेगा आपके ऊपर।
336 गलत तरीके से उपस्थिति दिखाकर सरकार को धोखा देना, यानी फर्जी। हम विद्यालय में उपस्थित नहीं थे और फर्जी अपलोड करके हम अटेंडेंस बना लिए, तो ये धारा 336 के अंतर्गत आता है। धारा 340 बीएनएस का ये कहता है कि यदि फोटो, डिजिटल रिकॉर्ड या लोकेशन या उपस्थिति रिकॉर्ड में छेड़छाड़ या फर्जीवाड़ा किया गया हो, तो धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 340 बीएनएस का क्या कहता है कि फर्जी फोटो को असली बताकर सिस्टम में उपयोग करना। आपको लाइव फोटो देना है, स्वयं उपस्थित होना है विद्यालय में, लेकिन आप अपने जगह फर्जी फोटो डाल के अटेंडेंस बना रहे हैं, तो धारा 316 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी पद या जिम्मेदारी का दुरुपयोग और वेतन लेना। आप विद्यालय गए नहीं और सरकारी धन उठा रहे हैं, तो ये आपको धारा 61 का 2 लगेगा। यदि यह काम कई लोगों की मिलीभगत से किया गया हो, तो धारा 3 के 5 लग सकता है। मिलीभगत से मतलब, क्योंकि जब भी इस तरह का अटेंडेंस बनता है, तो बिना विद्यालय के प्रधानाध्यापक के मिलीभगत से ये संभव नहीं है। अब 12 नंबर है पॉइंट की समस्या होने पर जिला कार्यालय को तत्काल सूचित करें। अब जितना भी पॉइंट हमने बताया, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अटेंडेंस बनाने में, तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का मेल है। अब मेल क्या है ज़रा देख लीजिए। किसी भी जिला के लिए, 38 जिला के लिए मेल एक ही है, केवल जिला का नाम चेंज होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डीईओ लिखा है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है। डीईओ मान लेते हैं दरभंगा है, तो दरभंगा लिखेंगे .eशिक्षा@gmail.com। किसी का मधेपुरा जिला होगा, तो डीईओ लिखाएगा, इसके बाद मधेपुरा लिखिएगा .eशिक्षा@gmail.com। जो भी परेशानी आपको हुई है अटेंडेंस बनाने में, तो उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करके उसको भेज देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन ये करना कब है, तो सेम डे में करना है। जिस दिन आपके साथ समस्या हुई है उसी दिन आपको ये चीज़ भेज देना है, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 नंबर पॉइंट है कि अनियमितता पाए जाने पर संयुक्त जवाबदेही निर्धारित होगी। निरीक्षण अथवा अवलोकन के दौरान यदि उपस्थिति निर्माण में अनियमितता अथवा जानबूझकर की गई गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की भी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। अब इसको समझिए, ये पहले भी बता दिए हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, तो शिक्षक के साथ-साथ प्रधानाध्यापक की भी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की जाएगी। अब ये जो हम आपको बताए हैं, ये ऐसा प्रावधान क्यों लाया गया है? दरअसल ई शिक्षा कोष ऐप पर जब हम अटेंडेंस बनाते हैं, तो इसे अब जोड़ा जाएगा एचआरएमएस पोर्टल से, जहाँ से आपका वेतन निर्धारित होता है। आपका वेतन से रिलेटेड जो भी डाटा है, वो एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड है। तो जब आप अटेंडेंस बनाएँगे, तो ये डाटा सीधे जाएगा एचआरएमएस पोर्टल पर, और जो आप अब्सेंटी भेजते हैं हर महीना, वो भेजने की आवश्यकता नहीं है। वहीं एचआरएमएस पोर्टल बता देगा कि कितने दिन आप विद्यालय आए, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी जनरेट होगा और कोषागार से आपके अकाउंट में चला आएगा। तो जो भी शिक्षक इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस बनाने में लापरवाही करते हैं, तो उस लापरवाही से बचिए, ताकि आगे चल के आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। ई शिक्षा कोष या विद्यालय से रिलेटेड और कोई भी जानकारी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई परेशानी है विद्यालय में, आप बता सकते हैं। आप अपना नाम और विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, तो परेशानी आपका जो भी है, उसे समाधान करने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे।